हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में जो कॉमर्स सब्जेक्ट है इसका पेपर 2, इसके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है वो हम डिस्कस कर रहे हैं इस सीरीज में। एंड इस सीरीज में आज मेरा 15th लेक्चर वीडियो है। 14 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। 2017-18 से लेके 2024 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं मैं इस सीरीज में आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। एंड इस सीरीज में आज 15 लेक्चर वीडियो है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर एंड देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ये वेरिएंस एनालिसिस, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में एक टॉपिक है वेरिएंस एनालिसिस, वहां से आया हुआ क्वेश्चन है। जून 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, जून 2023 में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है एक बार रीड कर लीजिए। आंसर द करेक्ट मटेरियल यूजेज वेरिएंस फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, आपको क्या कैलकुलेट करना है, मटेरियल यूजेज वेरिएंस कैलकुलेट करना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए मटेरियल यूजेज वेरिएंस हमें पता होना चाहिए, उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी हम क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है। अच्छा, एक बात और है कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैंने डिटेल में अपने चैनल पे पढ़ाया है। बहुत सारे एमसीक्यू, बहुत सारे न्यूमेरिकल डिस्कस किए हैं। तो आप अगर डिटेल में पढ़ना चाहें तो आप वो प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे रेफर कर सकते हैं। तो चलिए करना शुरू करते हैं क्वेश्चन। मटेरियल यूजेज वेरिएंस कैलकुलेट करना है। आपको क्या क्या दिया गया है, स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट दी गई है फॉर मैन्युफैक्चरिंग 1000 यूनिट of an output is 400 kg of material at 2.5 rupees per kg। ठीक है, जो स्टैंडर्ड मटेरियल लग रहा है, सबसे पहले आपको दिया गया है जो स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट लग रही है 1000 यूनिट बनाने के लिए। जो स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट लग रही है वो कितना मटेरियल लग रहा है, 400 केजी मटेरियल लग रहा है 1000 यूनिट बनाने के लिए। एंड जो कॉस्ट पर केजी है वो है 2.5। ठीक है, ये स्टैंडर्ड कॉस्ट है, स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट है। When 2000 units are produced, जब ऑर्गेनाइजेशन ने 2000 यूनिट बनाई, it is found that actual consumption was 825 kg of material। जब ऑर्गेनाइजेशन ने 2000 यूनिट बनाई तो ऑर्गेनाइजेशन ने क्या पाया कि 825 केजी मटेरियल कंज्यूम हुआ है और किस प्राइस पे, 2.7 रुपीज पर केजी के रेट से कंज्यूम हुआ है। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, मटेरियल यूजेज वेरिएंस कैलकुलेट करना है। ठीक, बात समझ में आ रही है। 1000 यूनिट ऑर्गेनाइजेशन ने, जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है ऑर्गेनाइजेशन ने मटेरियल कॉस्ट, जो स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट है वो 1000 यूनिट की निकाली। तो 400 केजी मटेरियल लग रहा है 2.5 केजी के रेट से। बट एक्चुअली में जब ऑर्गेनाइजेशन ने 2000 यूनिट बनाई तो पाया कि 825 केजी मटेरियल लग रहा है एंड 2.7 के रेट से। तो आपको क्या निकालना है, मटेरियल यूजेज वेरिएंस। तो मटेरियल यूजेज वेरिएंस एक्चुअली में सबसे पहले हम ये देख लेते हैं ये होता क्या है। दिस इज अ वेरिएंस, ये वो वेरिएंस है विच अराइजेस बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन मटेरियल एक्चुअली कंज्यूम्ड एंड स्टैंडर्ड मटेरियल कंज्यूम्ड एंड एक्चुअल मटेरियल कंज्यूम्ड। स्टैंडर्ड मटेरियल आपने कितना सोचा था कि कितना कंज्यूम होगा एंड एक्चुअल मटेरियल कितना कंज्यूम हुआ, इसके डिफरेंस के कारण दिस वेरिएंस अराइजेस। ठीक है, तो इसका अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो मटेरियल यूजेज वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट पर केजी का स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ये क्यों लिख रहे हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। दिस इज द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है इसका। ये फॉर्मूला इसके डिफिनीशन से ही निकला है। देखिए, रेट तो स्टैंडर्ड रेट 2.5 और इसमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी मतलब आपने कितना सोचा था कि कितना मटेरियल लगेगा इस प्रोडक्ट को बनाने में एंड एक्चुअल में कितना मटेरियल लगा। ठीक है, तो इसकी डिफिनीशन से ही इसका फॉर्मूला निकलेगा। फॉर्मूला याद करने की, रटने की कोशिश मत करिएगा और कर भी नहीं पाएंगे। वेरिएंस जो टॉपिक है 25-30 वेरिएंस आपको पढ़ने हैं, तो 25-30 वेरिएंस का फॉर्मूला तो नहीं याद होगा, तो डिफिनीशन से ही इसका फॉर्मूला निकलेगा। कि देखिए यहाँ लिखा भी है, मटेरियल यूजेज वेरिएंस क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस। तो बताइए यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस क्या है, मैं एक बार येलो पेन ले लेती हूँ। बताइए स्टैंडर्ड प्राइस क्या है, तो स्टैंडर्ड प्राइस है MUV, मटेरियल यूजेज वेरिएंस इक्वल्स टू स्टैंडर्ड प्राइस क्या है 2.5 रुपीज पर केजी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या है, बताइए स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या है। तो 1000 यूनिट बनाने में लग रहा है 400 केजी।
तो 2000 यूनिट बनाई गई ना, एक्चुअली में कितनी बनाई गई, 2000 यूनिट बनाई गई ना। तो 1000 यूनिट बनाने में 400 केजी लग रहा है, तो 2000 यूनिट बनाने में कितना लगेगा, 800 केजी लगेगा। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या है, 800 केजी, ठीक है, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी कितनी लगी, प्रोडक्ट को एक्चुअली में बनाया गया तो कितना लगा, 825 केजी, ठीक है। तो ये आ गया आपका 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 800 माइनस 825, तो आ जाएगा -25, ठीक है। दिस इज MUV, मटेरियल यूजेज वेरिएंस। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे कैलकुलेशन मैंने किया हुआ है, -25 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 62.5 निगेटिव में, निगेटिव है ना, निगेटिव में। इसका मतलब क्या है, अनफेवरेबल या एडवर्स कह लीजिए, ये आ गया 62.5 आएगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, यू विल गेट 62.5, और निगेटिव में आया है, इसका मतलब क्या है, एडवर्स या कह लीजिए अनफेवरेबल है। अनफेवरेबल का मतलब क्या है कि आपने सोचा था, मतलब सोचा कि स्टैंडर्ड, आपने जो कैलकुलेशन से आपने जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कंज्यूम निकाला था, वो निकाला था 800 केजी, बट एक्चुअली में जब आपने यूनिट बनाई, 2000 यूनिट बनाई, तो जो मटेरियल कंज्यूम हुआ वो 825 केजी कंज्यूम हुआ। तो इसका मतलब क्या है, 25 केजी ज्यादा लग गया, यानी ये अनफेवरेबल वेरिएंस है, ठीक है। तो इसीलिए, और निगेटिव साइन आया तो वो भी शो कर रहा है अनफेवरेबल वेरिएंस है। तो आंसर आ गया आपका 62.5, यानी यहाँ पे कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और देखिए ऑप्शन डी और ऑप्शन सी दोनों सेम है, लेकिन फेवरेबल है कि अनफेवरेबल वो भी आपको बताना है। तो साइन अगर निगेटिव आता है तो अनफेवरेबल, पॉजिटिव आता है तो फेवरेबल, ठीक है। और अगर साइन आप इग्नोर कर रहे हैं तो लॉजिक से भी देखिए, आपने कैलकुलेट किया था कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी 800 केजी लगेगी और एक्चुअली में 825 लगी, तो यहां से भी समझ में आ रहा है कि अनफेवरेबल है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि इफ द सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 56, ये क्वेश्चन किस टॉपिक से है, ये मार्जिनल कॉस्टिंग मार्जिनल कॉस्टिंग जो टॉपिक है ना, उससे है क्वेश्चन। इफ द सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 56, अगर सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 56 रुपीज, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 32 रुपीज, टोटल फिक्स कॉस्ट है 60,000, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ यूनिट दैट यूज टू बी सोल्ड इन ऑर्डर टू अचीव अ प्रॉफिट ऑफ 84,000। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ब्रेक इवन एनालिसिस से ये क्वेश्चन है। इसका एक सेपरेट फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आपको अगर पता हो तो बहुत आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे। मैं इसको मार्क करूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सितंबर 2024 में आया वो क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, सेलिंग प्राइस दी गई है, वेरिएबल कॉस्ट दी गई है, फिक्स कॉस्ट आपको दी गई है। आपको पूछा गया है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन को 84,000 का प्रॉफिट अचीव करना है तो ऑर्गेनाइजेशन को कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल ऑफ करने पड़ेंगे, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन। देखिए इसका फॉर्मूला अगर आपको पता है, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट, आप ब्रेक इवन एनालिसिस मैंने डिटेल में अपने मतलब चैनल पे पढ़ाया है, तो वहां पे ये फॉर्मूला और इसके साथ एक और फॉर्मूला यूज होता है। तो ये फॉर्मूले अगर आपको पता है ना, आप बहुत आसानी से कर लेंगे क्वेश्चन, वरना तो थोड़ा सा दिक्कत आएगी। तो देखिए ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, नंबर ऑफ यूनिट टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट, यानी कितने नंबर ऑफ यूनिट ऑर्गेनाइजेशन को सेल करने हैं अगर उसे डिजायर्ड प्रॉफिट, जैसे यहाँ पे डिजायर्ड प्रॉफिट कितना है 84,000, अगर ऑर्गेनाइजेशन को 84,000 अर्न करने हैं, चाहिए डिजायर्ड प्रॉफिट चाहिए, तो कितने नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड करने होंगे, तो इसका लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है। देखिए ये है नंबर, येलो पेन से लिखती हूँ, नंबर ऑफ येलो पेन, नंबर ऑफ यूनिट के लिए जो फॉर्मूला है दैट इज फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन, ये इसका सिंपल सा फॉर्मूला है। स्क्रीन पे दिख रहा है, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड यानी कितने यूनिट बेचे, तो इसका है फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन, ठीक है। कंट्रीब्यूशन क्वेश्चन में आपको दिया गया है क्या, बताइए, कंट्रीब्यूशन क्वेश्चन में दिया गया है क्या, तो कंट्रीब्यूशन दिया नहीं गया है, हम कैलकुलेट करेंगे। कंट्रीब्यूशन क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो कंट्रीब्यूशन क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेलिंग प्राइस कितनी है क्वेश्चन में 56, वेरिएबल कॉस्ट कितना है क्वेश्चन में 32, तो माइनस करिए कितना आएगा 24, 24 आएगा ना, 6 में से 2 गया 4, 5 में से 3 गया 2, 24। तो यहाँ पे उठा के पुट करें, फिक्स कॉस्ट कितनी है क्वेश्चन में 60,000, फिक्स कॉस्ट कितनी है 60,000, डिजायर्ड प्रॉफिट कितना है क्वेश्चन में 84,000 चाहिए ना,
तो डिजायर्ड प्रॉफिट कितना है 84,000, डिवाइड करें कंट्रीब्यूशन 24, ठीक है। अब आप इसको कैलकुलेट करिए, 84 और 60 कितना हो जाएगा 4 और ये 14, यही है 60 84, ठीक है। 14 144 1 2 3, ठीक है। और ये 24, इसको 12 से काटें, ठीक है। ये आ जाएगा 2, 12 12 जा 144, ये आ जाएगा 12, और फिर एक बार 2 से काटें, ये आ जाएगा 1, और ये आ जाएगा 6000। तो यानी कितना आ गया 6000 यूनिट्स आ गई, दिख रहा है स्क्रीन पे 6000 यूनिट आ गई। यानी ऑर्गेनाइजेशन को 6000 यूनिट सेल करना है अगर ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि उसको 84,000 का प्रॉफिट हो, ठीक है। तो मेन दरअसल क्या है कि ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको पता है तो बहुत आसानी से कर लेंगे। अपने चैनल पे मैंने ये बताया है, ऐसी 2 फॉर्मूले जो बहुत काम के हैं, और ये क्वेश्चन मैं मार्क करूंगी, बहुत पूछा जाता है। इसके लिए इस फॉर्मूले के बिना ये क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर पता चल गया, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बट उससे पहले ना मेरे चैनल पे जो नए स्टूडेंट है उन्हें मैं बताना चाहती हूँ, एक बार देख लीजिए ये सारे सब्जेक्ट हैं जो स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं, ये मैं आज की तारीख तक अपने चैनल पे कवर कर चुकी हूँ। दिस इज माय फर्स्ट चैनल एंड दिस इज माय सेकंड चैनल, दोनों चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है अगर आप यहाँ तक वीडियो में आ गए हैं तो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर किया करिए, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। आपके एक एक लाइक हमारे लिए बहुत मैटर करते हैं। एंड कमेंट करके भी बताया करिए कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा, ठीक है। एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। और अगर सिलेबस को लेके कोई डाउट है, ठीक है, कि कॉमर्स में नेट एग्जामिनेशन में कॉमर्स में क्या क्या सिलेबस है, नोट्स कहाँ से मिलेंगे, वीडियो लेक्चर कहाँ से मिलेंगे, तो उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, वो आप रेफर कर सकते हैं। एंड नोट्स वगैरह चाहिए तो वो एप्लीकेशन पे आपको मेरी मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी ब्रेक इवन एनालिसिस से क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द पीवी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। आपको पीवी रेशियो कैलकुलेट करना है, पीवी रेशियो कैलकुलेट करना है, ठीक है। क्या क्या दिया गया है, टोटल फिक्स कॉस्ट दी गई है 12,000, एक्चुअल सेल दी गई है 48,000, मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया गया है 8,000। ये 3 इंफॉर्मेशन दी गई है, पीवी रेशियो कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलिए करते हैं। पर देखिए इसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी दी गई है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला याद है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज एक्चुअल सेल्स माइनस सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट, ये थी मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या था, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज एक्चुअल सेल्स माइनस सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, ठीक है। एंड ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स के टर्म में आप जानते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट अगर आपको निकालना है सेल्स के टर्म में तो इसका फॉर्मूला, एक तो है, इसके दो फॉर्मूले, एक तो है एफ बाई सी फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन, एक और इसका फॉर्मूला है दैट इज फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। बस इन दो फॉर्मूले, अगर ये दो फॉर्मूले आपको पता है आपका क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए सबसे पहले तो क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी है ना उसको यूज करने की कोशिश करें। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया गया है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला जानते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज एक्चुअल सेल्स माइनस सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट। मार्जिन ऑफ सेफ्टी पुट करिए 8,000, एक्चुअल सेल्स कितनी है 48,000, यहां से आ जाएगा आपका सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट, ये निकला। अब सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला हम जानते हैं फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट पता है क्या, हाँ 12,000 है, पता है। ब्रेक इवन पॉइंट की सेल्स पता है क्या, हाँ हमने यहां से निकाल लिया है, तो यहां से पीवी रेशियो आ जाएगा ना। बहुत आसान है क्वेश्चन, चलिए करें, ये करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे लिख रही हूँ, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज एक्चुअल सेल्स, एक्चुअल सेल कितनी है 48,000 माइनस सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट, सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट, तो ये तो हमें निकालना है, ठीक है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितनी है 8,000, दिस इज इक्वल्स टू 48,000 माइनस ब्रेक इवन पॉइंट पे सेल्स, ठीक। तो ब्रेक इवन पॉइंट की सेल्स निकल के आ गई, कितनी आ गई 40,000, ब्रेक इवन पॉइंट पे जो सेल्स है दैट इज, माइनस कर देंगे 48,000 में से 8,000 तो कितनी आ जाएगी 40,000, ये हमारी निकल के आ गई सेल्स, ठीक। अब ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला हम जानते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला इन टर्म ऑफ सेल्स क्या होता है, दिस इज फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। ये क्या है, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। पीवी रेशियो को इधर ले जाएं और यही तो हमें कैलकुलेट करना था पीवी रेशियो, ठीक है। तो पीवी रेशियो क्या है,
आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना? हाँ। पीवी रेशियो क्या है? फिक्स कॉस्ट कितनी है? 12,000 डिवाइडेड बाय सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट, दैट इज 40,000। एंड इसको पीवी रेशियो को परसेंटेज के टर्म में निकालना है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से। 1 2 3 ये कटा, 4 ये आ गया 3 3 0 30%। आसान है, बहुत आसान है ना। 30% कहाँ है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये निकल गया, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से होगा। तो बेसिकली दो फॉर्मूले हैं, वो अगर आपको पता है तो क्वेश्चन कर लेंगे। तो क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी है ना उसको यूज करने की कोशिश किया करिए। मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला लगाइए, यहाँ से ब्रेक इवन निकालिए। और ब्रेक इवन के दो फॉर्मूले होते हैं, एक है एफ बाई सी एंड दूसरा है एफ बाई पीवी रेशियो। जब सेल्स के टर्म में होता है तो एफ बाई पीवी रेशियो। तो इस तरीके से करेंगे। जनवरी 2025 का आया हुआ क्वेश्चन है, इसी साल जनवरी 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें सही स्टेटमेंट आपको बताना है। 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है? रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल इज एसिड टेस्ट रेशियो। जो रेट ऑफ रिटर्न है ऑन कैपिटल ये होता है एसिड टेस्ट रेशियो। तो ये मैं मार्क करूंगी, दिस इज रॉन्ग। पहले तो रेशियो एनालिसिस बहुत डिटेल में मैंने अपने चैनल पे पढ़ाया है, ठीक है। उसमें मैंने बताया है कि रेशियो 4 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, ठीक है। तो ये जो एसेट टेस्ट रेशियो होता है ये आता है आपका लिक्विडिटी रेशियो में, क्विक रेशियो भी इसे कहते हैं, ठीक है। तो क्विक रेशियो डिटेल में पढ़ाया है, आप वीडियो में देख लीजिएगा। पर फिलहाल मैं बताती हूँ, ये जो एसेट टेस्ट रेशियो है या जो क्विक रेशियो है उसको रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल तो नहीं कहते हैं, ठीक है, ये रॉन्ग है। इवन क्विक रेशियो होता क्या है, ये मैंने शायद लिखा है, हाँ ये देखिए, क्विक रेशियो होता क्या है, ये मेजर करता है फर्म की एबिलिटी टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, यानी ऑर्गेनाइजेशन अपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी को मीट कर पा रही है नहीं कर पा रही है, ये मेजर करने के लिए रेशियो कैलकुलेट करते हैं। इसका फॉर्मूला, अच्छा ये आपको क्लियर दिख रहा है? इसका फॉर्मूला, एसिड टेस्ट रेशियो का फॉर्मूला है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट प्लस अकाउंट रिसीवेबल डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। ठीक, अगला देखते हैं। Equity capital to fixed interest bearing security is turnover ratio. Equity capital to fixed interest bearing security is turnover ratio. तो बता दूं, turnover ratio मतलब होता है activity ratio. This is one of the type of ratio. तो ये एकदम गलत है। Activity ratio या turnover ratio क्या मेजर करता है? ये मेजर करता है कि कितनी तेजी से ऑर्गेनाइजेशन अपने रिसोर्सेस को यूज कर पा रही है, चाहे वो स्टॉक हो, डेटर हो। तो उसका इक्विटी कैपिटल टू फिक्स इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटी से तो कोई रिलेशन नहीं है, ये सॉल्वेंसी रेशियो में आता है। ये टर्नओवर रेशियो ये नहीं है, तो ये भी एकदम गलत स्टेटमेंट है। अगला देखते हैं। चलिए पहले डी देख लेते हैं। डी क्या है? इनपुट एंड आउटपुट रेशियो। इनपुट एंड आउटपुट रेशियो इज अ मेजर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। तो इनपुट एंड आउटपुट रेशियो कोई प्रॉफिटेबिलिटी का मेजर नहीं है, ठीक है। ये प्रॉफिटेबिलिटी इनपुट आउटपुट से नहीं मेजर की जाती है, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, ठीक। तो यानी ए बी डी रॉन्ग है, तो इसका मतलब मुझे वैसे भी समझ में आ गया है कि दिस इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और वैसे भी आपको बता देती हूँ, ये सॉल्वेंसी रेशियो में आता है। कैपिटल गियरिंग रेशियो जो है मैंने डिटेल में पढ़ा है। कैपिटल गियरिंग रेशियो, रेशियो ऑफ इक्विटी कैपिटल टू फिक्स इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी। ये जो कैपिटल गियरिंग रेशियो है ये होता है इक्विटी कैपिटल डिवाइडेड बाय फिक्स इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी होता है, ठीक है। तो दिस स्टेटमेंट इज राइट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? यहाँ ये भी रेशियो एनालिसिस जो टॉपिक है इससे क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको मैच कराना है, ठीक है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कराना है। एसिड टेस्ट रेशियो, तो एसिड टेस्ट रेशियो मैंने बताया था ना, क्विक रेशियो को एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं। एंड ये कौन सा रेशियो होता है? ये होता है लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। अगला क्या है? डेब्ट इक्विटी रेशियो। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो होता है सॉल्वेंसी रेशियो, ये होता है सॉल्वेंसी रेशियो। अगला क्या है? स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो मतलब होता है कि कितनी तेजी से ऑर्गेनाइजेशन में स्टॉक आ रहे हैं और वो कंज्यूम हो रहे हैं, बिक जा रहे हैं, ठीक है। कितनी तेजी से आ रहे हैं, मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, बिक रहे हैं, आ रहे हैं, मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, बिक रहे हैं। तो स्टॉक कितनी तेजी से खत्म हो रहा है, आ रहा है और खत्म हो रहा है, इसको मेजर करता है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। एंड दिस इज एक्टिविटी रेशियो, ये एक्टिविटी रेशियो है। अगला क्या है? डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो। तो ये जो डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो है ये बेसिकली है कि
ऑर्गेनाइजेशन अपने डेप्ट को कितना कवर कर पा रही है, इससे रिलेटेड है। तो ये बेसिकली प्रॉफिटेबिलिटी, इनडायरेक्टली ये प्रॉफिटेबिलिटी से रिलेटेड है, ठीक है। अच्छा, एंड लिस्ट 2 को इससे मैच करना है, पर फिलहाल चलिए लिस्ट 2 को इससे मैच करना है, तो चलिए हम देख ही लेते हैं। एसिड टेस्ट रेशियो क्या है? लिक्विडिटी है। देखिए, तो ए किससे जाएगा? थर्ड पे। तो ए थर्ड पे कहाँ पे आ रहा है? ये आ रहा है, ये आ रहा है। डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो, ये प्रॉफिटेबिलिटी से रिलेटेड है, यानी बी किससे जा रहा है? 1 से मैच हो रहा है, ये बी 1 से मैच हो रहा है, ये आ गया। डेब्ट इक्विटी रेशियो मैंने बताया सॉल्वेंसी रेशियो है। सॉल्वेंसी रेशियो या कह लीजिए लॉन्ग टर्म रेशियो है। डेब्ट इक्विटी रेशियो को सॉल्वेंसी रेशियो या कह लीजिए लॉन्ग टर्म से रिलेटेड है, तो ये C4 पे जाएगा। स्टॉक टर्नओवर रेशियो एक्टिविटी एनालिसिस करता है, एक्टिविटी रेशियो है, यानी डी जाएगा सेकंड पे, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, और मैंने आपको बताया था ना, जो रेशियो है उनको कैटेगराइज किया गया है 4 कैटेगरी में: प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो एंड सॉल्वेंसी रेशियो। ये जो डेब्ट इक्विटी रेशियो है ना, दिस इज अ सॉल्वेंसी रेशियो। ये मेजर करता है कि फर्म सॉल्वेंट है कि नहीं है, फर्म अपने लॉन्ग टर्म जो लाइबिलिटीज है उनको पे ऑफ करने में कैपेबल है कि नहीं है, ये मेजर करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आया हुआ है नवंबर 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। कैश फ्लो स्टेटमेंट टॉपिक का क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज शुड बी शोन सेपरेटली इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। यानी जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग, उसमें जो एक्टिविटीज होती हैं उनको 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, वो कौन कौन सी हैं? तो बता दूं, कैश फ्लो स्टेटमेंट मैंने डिटेल में अपने चैनल पे पढ़ाया हुआ है, जहां मैंने आपको बताया है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट है क्या। लेकिन नाम से ही समझ में आ रहा है, कैश फ्लो स्टेटमेंट यानी वो स्टेटमेंट विच शोज द फ्लो ऑफ कैश, इनफ्लो एंड आउटफ्लो दोनों शो करता हो, ठीक है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट है विच शोज द फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। एक पर्टिकुलर पीरियड में ऑर्गेनाइजेशन में कितना इनफ्लो हुआ है, कितना आउटफ्लो हुआ है, ये बेसिकली शो होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट से। इनफ्लो मतलब रिसिप्ट ऑफ कैश, आउटफ्लो मतलब पेमेंट ऑफ कैश, ठीक है। इससे ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में पता चलता है। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट में जितने भी इनफ्लो आउटफ्लो हुए हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी 3 कैटेगरी है? पहली है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अगला क्या है? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अगला क्या है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। और ये बहुत खास है, मैंने वैसे चैनल पे डिटेल में पढ़ाया हुआ है। तो यही है, 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, यानी कैश जितने भी कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो हो रहा है उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। यानी कैश ऑर्गेनाइजेशन में आएगा या जाएगा वो इन 3 रीजन के कारण ही होगा। क्या क्या कारण होंगे? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के कारण होगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के कारण हो सकता है, या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के कारण होगा, ठीक है। तो यही 3 कैटेगरी है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। कैश फ्लो फ्रॉम मिसलिनियस एक्टिविटी ऐसा कुछ नहीं होता है, कैश फ्लो फ्रॉम बोरोइंग एक्टिविटी ऐसा कुछ नहीं होता है, ये 3 होते हैं। इवन जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो इन्हीं 3 एक्टिविटी के थ्रू, इन्हीं 3 एक्टिविटी के तहत जो फ्लो ऑफ कैश है वो शो किए जाते हैं। एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के 2 मेथड होते हैं, एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं BCD इज राइट, यानी BCD ये राइट है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओहो, चलिए आज हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन आज के लेक्चर में मैंने डिस्कस कर लिए, आज हम यहीं तक रखते हैं। अब हम अगले लेक्चर में कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एंड अगर आप यहाँ तक आ गए तो अब आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अगर अभी तक नहीं किया है तो, ठीक है। एंड वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये लेक्चर कैसा था, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर किया करिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।